फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग डील करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी पार्ट 1 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विद द फर्स्ट टॉपिक। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें आता है वैल्यूज और प्रिंसिपल्स में क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर वैल्यू और प्रिंसिपल में एक शॉर्ट क्लासिफिकेशन दो पॉइंट का मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको। तो वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल का क्लासिफिकेशन देखने से पहले एक बार F.W. टेलर और हेनरी फेल, जिसके बारे में आज हम लोग मेनली डील करेंगे अपने इस वीडियो में, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हेनरी फेल और F.W. टेलर, सबसे पहले F.W. टेलर के बारे में जानेंगे। तो ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे और हेनरी फेल फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे। आज ये दोनों का प्रिंसिपल हम लोग मेनली रिलेटेड इन्हीं का प्रिंसिपल से ये चैप्टर है, ठीक है। तो हेनरी फेल के बारे में बता दिया, टेलर के बारे में बता दिया। अब आता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो वन में डिस्टिंग्विश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। इट्स प्रिंसिपल आर नॉट एज रिजिड एज प्योर साइंस। कोई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिस्टिंग्विश कर सकता है प्योर साइंस से, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस के जितना रिजिड नहीं होता है। जैसा कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस होता है कि एक बार बन चुका है तो अब उसमें मॉडिफिकेशन या न्यू चेंजेस, और आप उसको न्यू तरीके से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो ओम्स लॉ आप ओम्स लॉ ही रिप्रेजेंट करोगे, जो न्यूटन लॉ की तरह आप रिप्रेजेंट करोगे। लेकिन वहीं अगर नेक्स्ट साइड में देखें तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उसको आप एज पर द कंडीशन आप चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यूज और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में क्लासिफिकेशन है। तो वैल्यूज है, इट इज समथिंग विच आर डिजायरेबल और एक्सेप्टेड। वैल्यूज कुछ ऐसा चीज है जो मतलब सोसाइटी में डिजायरेबल होता है और एक्सेप्टेड होता है। दे हैव मोरल कोनोशन, इसमें कुछ मोरल कोनोशन होता है, कुछ मोरल साइंस होते हैं। वैल्यूज आर जनरल रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी फ्रॉम थ्रू कॉमन प्रैक्टिसेस। वैल्यूज जो होता है ये जनरल रूल्स होता है जो कि फॉर्म थ्रू होता है प्रैक्टिस के साइड से। और वहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सेकंड हैंड में देख सकते हैं कि इट कैन बी अंडरस्टूड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वैल्यूज। वैल्यूज से बहुत अलग होता है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस। द बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर, इट इज द बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइंस फॉर बिहेवियर। ये एक बेसिक ट्रूथ और गाइडलाइन है आपके बिहेवियर के लिए मैनेजमेंट के अंदर। इट इज फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन विच आर टेक्निकल इन नेचर। एक रिसर्च ये फॉर्म्ड हुआ है आफ्टर रिसर्च करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद किसी वर्क सिचुएशन में। ये एक टेक्निकल, ये नेचर में टेक्निकल होता है, ठीक है। तो आगे आते हैं कि एज प्रिंसिपल है वाइल प्रैक्टिसिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग जब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते रहते हैं, वी कांट नेग्लेक्ट एज प्रिंसिपल एज वी कांट नेग्लेक्ट वैल्यू एज प्रिंसिपल एज फुल्ली सोशल एंड एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। जब हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते रहते हैं तो हम लोग वैल्यू को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा मैनेजमेंट नहीं चलेगा। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका 50% जिम्मेदारी सोसाइटी के लिए भी होता है कि अगर वो सोसाइटी को गंदा कर देगा, सोसाइटी में अपना जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है उसको फेंक देगा, तो उसका मैनेजमेंट कभी नहीं चलेगा। उसका एक दिन वाइंडिंग अप पे आ जाएगा उसका कंपनी। सो आगे बढ़ते आगे हमारा आता है नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। सो फ्रेंड, आप चाहे तो इसको अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज ये मेरा खुद से बनाया हुआ नोट्स है तो आपको ये हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। ये बहुत शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का जो प्रिंसिपल होता है, दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी वेदर बिजनेस और नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज। हाउएवर देयर एप्लीकेबिलिटी वेरी फ्रॉम नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एक्टिविटी। मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो वेरी करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो प्रिंसिपल का ऑफ मैनेजमेंट रहता है, जो प्रिंसिपल रहता है मैनेजमेंट का, जो रोल रहता है वो हर मैनेजमेंट, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही रहता है। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। तो ये जो जनरल गाइडलाइंस है वो कहता है द प्रिंसिपल आर गाइडलाइंस टू एक्टिविटी बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम। This is because real business are more dynamic and complex, but it is not underestimated because a small guidelines help to solve given problem. ये जो जनरल गाइडलाइंस होते हैं वो सारे मैनेजमेंट के लिए एक होते हैं, वो सारे मैनेजमेंट के लिए दिए होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गया है तो आप वही जनरल गाइडलाइंस पुट कर दोगे अपने प्रॉब्लम में। लेकिन आप ये जो जनरल गाइडलाइंस है उसको अंडरस्टिमेट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको अंडरस्टिमेट कर दोगे तो एक छोटा सा भी प्रॉब्लम को एक बड़ा छोटा सा जनरल गाइडलाइंस एक बड़ा सा प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में कभी कभी हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये बहुत सारे प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद फॉर्म्ड हुए हैं। नेक्स्ट है फ्लैक्सीबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आप जब चाहे तब आप चेंज कर सकते हैं, ये फ्लैक्सीबल होते हैं। आगे है मेनली बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट are mainly behavior in nature.
Its principal aim at influencing behavior of human being, that is therefore they are mainly behavior in nature. Next है cause and effect relationship. It is based on this because they can be used in similar situation in large number of cases. आगे है contingent. Its application are dependent upon the prevailing situation at particular point of time. आगे बढ़ते आगे हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. क्या इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का? सबसे पहला है प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी. ये जो मैनेजर होता है उसको मैनेजमेंट के अंदर का यूजफुल इंसाइट प्रोवाइड करता है रियलिटी में. ठीक है, तो इसका मतलब डेफिनेशन हो जाता है इट प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन. इट ऑल्सो हेल्प मैनेजर टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड टेक करेक्टिव एक्शन. ये मैनेजर को हेल्प करता है जो पास्ट मिस्टेक हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में उससे लर्न करने के लिए और आगे न्यू टेक स्टेप करने के लिए, ताकि वो पास्ट मिस्टेक फिर से ना दोहराया जाए. नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. जितना बेहतर तरीके से आपका रिसोर्स यूज हो रहा है उतना बेहतर तरीके से आप अपना रिसोर्स यूज करेंगे. नो मिस यूज ऑफ रिसोर्स. आगे है सोशल साइंटिफिक डिसीजन. साइंटिफिक डिसीजन का मतलब हो गया कि डिसीजन must be based on fact, thoughtful and justifiable in terms of intended purpose. ये जो डिसीजन होता है ये बेस्ड होना चाहिए फैक्ट पे, थॉट और जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ इंटेंडेड पर्पस. मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है, कंटिन्यूस चेंजेस हो रहा है, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैज अराइव्ड इन द मार्केट, ये सब रिक्वायरमेंट को मीट करना ही मैनेजमेंट का काम होता है बेसिकली. Its principles are in nature of general, but it is modified time to time to meet the changes. ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक फोर्सेज बिजनेस टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. मैनेजमेंट को ट्रेनिंग एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड करना बेसिक है. क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ मैनेजरल थ्योरी. एज सच दीज आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. आगे चलते हैं टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट. टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे टेलर FW टेलर के बारे में हम लोग पहले देख लेते क्या है. तो फेडरिक विल्सन टेलर, उनका पूरा नाम था फेडरिक विल्सन टेलर. उनका जन्मदिन था 20 मार्च 1856. डेथ था 21 मार्च 1915. ठीक है, तो ये इन 1874 ही बिकेम एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट. 1874 में एक अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने. He was selected to be the president of American Society of Mechanical Engineering from 1906 to 1907. He was a professor of Tufts School of Business at Dharmat College, founded in 1900. 1884 he became executive at Mendeleev Steel Company. ठीक है, नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि टेलर के द्वारा दिया गया है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आज सबसे पहले आता है साइंस रॉट रूल ऑफ थंब. देयर इज ओनली वन मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी, दैट इज डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस. कोई ये नहीं कह सकता कि जो रूल बन गया है वही रूल है, अब इसके अंदर ही सारा काम होगा. देयर इज बेस्ट वे टू डेवलप through study and analysis. The best way to develop new rules is through study and analysis. आगे है harmony not discord. There should be complete harmony between management and worker. Both should realize that each one is important. मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में बहुत तालमेल अच्छा होना चाहिए. अगर वो नहीं रहेगा तो मैनेजमेंट का काम बेहतर नहीं होगा. वो मैनेजर और वर्कर दोनों को उनका रोल, उनका काम अच्छे से समझना चाहिए, इम्पोर्टेंस समझना चाहिए. आगे कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. कॉर्पोरेशन बोले तो एकजुट, ग्रुपिज्म. इंडिविजुअलिज्म मतलब अकेले अकेले, इंडिविजुअल बंदा काम करता है. तो कॉर्पोरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, ना कि इंडिविजुअलिज्म. कॉर्पोरेशन होगा तो काम जल्दी होगा और बेहतर तरीके से होगा. वहीं इंडिविजुअलिज्म रहेगा तो काम बेहतर तरीके से नहीं होने पाएगा. डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन विथ हिज और हर ग्रेटेस्ट इफिशियंसी एंड प्रोस्पेरिटी. हर एक व्यक्ति का उसके तह तक उसका डेवलपमेंट करना मैनेजमेंट का एकमात्र कार्य है. अगर वो व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा टॉप लेवल HOD बनने का नॉलेज है उसमें, और उसको आप बनाए हुए अपने मैनेजमेंट का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का वर्कर, सो ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल के लिए एक लॉस हो जाता है. आगे आता है हमारा टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो ये भी टेलर के द्वारा दिया गया. तो इसमें सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप. फंक्शनल फोरमैनशिप में आप देख सकते हैं यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हुआ है. एक प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा
प्रोडक्शन इंचार्ज। जो फंक्शनल फोरमैनशिप होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर ये चारों आता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट एंड डिसिप्लिन। वहीं प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो एक एक करके आप सबको हम डिफाइन कर देते हैं। सो ये कहता है कि दैट the foreman represent the managerial figure with whom the worker are in face-to-face contact on a daily basis। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी क्लर्क, ये चारों आते हैं प्लानिंग इंचार्ज में। दे ड्रॉ इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर, स्पेसिफाई रूट ऑफ प्रोडक्शन, प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट एंड इंश्योर डिसिप्लिन। ठीक है, और प्रोडक्शन इंचार्ज में आते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर और इंस्पेक्टर। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। ठीक है, ईच वर्कर हैड टू टेक ऑर्डर फ्रॉम ऑल द हेड। चारों जो ये आठों हेड हैं, ये आठों हेड से सारे वर्कर को ऑर्डर लेना है। आगे आता है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब स्टैंडर्ड मीन्स प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेटिंग सुपरटिशियस एक्टिविटीज। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सिंप्लीफाई करना वर्क को, वहीं सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जो काम बहुत मतलब टाइम ले रहा है उसको एलिमिनेट करना। सेटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है मेथड स्टडी, फाइंडिंग आउट वन बेस्ट वे फॉर डूइंग द जॉब। वन बेस्ट वे फॉर डूइंग द जॉब इज कॉल्ड द मेथड स्टडी। आगे है मोशन स्टडी, इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट विच आर प्रोडक्टिविटी, विच आर इंसिडेंटल और विच आर अनप्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट है टाइम स्टडी, द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। फैटिक, थकावट, तो इट सीक्स टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन कंप्लीटिंग अ टास्क। आगे है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वेजेस इज गिवन अकॉर्डिंग टू द वर्क परफॉर्म्ड। Mental revolution, change in attitude of worker and management toward one another from competition to cooperation। आगे हमारा आता है फेयर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फेयर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है। सबसे पहले हम लोग फेयर के बारे में जान जाते हैं। तो फेयर, हेनरी फेयर 1841 टू 1925 तक उनका लाइफ साइकिल था। वो एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट थे। ही वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एटाइन इन 1816 माइनिंग इंजीनियरिंग, और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सबसे पहला, इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया था, उसमें सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। सो कहता है कि वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब, अ ट्रेंड स्पेशलिस्ट कॉम्पिटेंट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। वर्क स्मॉल टास्क और जॉब में डिवाइड होना चाहिए, और एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट जो कि इसके लिए कॉम्पिटेंट है वो इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होता है। Next, authority and responsibility. So guys, authority is the power in your hand. Authority is the power in the hand of management which he had got from the top level. Whereas the responsibility is the जिम्मेदारी of the person who has authority. So अपने पावर को एक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना ही हम लोग authority and responsibility कहते हैं। Using the power with full responsibility is called the authority and responsibility। आगे है discipline, it is a obedience to organizational rules and employment agreement। next है unity of command, there should be one and only one boss for every individual। unity of direction, all units of organization should be moving in the same direction। subordination of individual interest to general common goal, जितने भी एम्प्लॉय है आपके फर्म में वो सारे के इंटरेस्ट है कॉमन गोल की तरफ जाना, उसको कहते हैं सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय, द पे टू एम्प्लॉय एंड वर्क बोथ आर फेयर मीन्स वे शुड बी इक्विटेबल। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसंट्रेशन whereas dispersal means decentralization। scalar chain, the formal line of authority from higher टू लोएस्ट इज कॉल्ड स्कैलर चेन, और स्कैलर चेन के अंदर एक और आता है गैंग प्लान। तो शॉर्टर रूट ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट डिलेज इज कॉल्ड गैंग प्लान। नेक्स्ट है ऑर्डर, ऑर्डर एक सीक्वेंस को कहा जाता है कि एक सीक्वेंस में हर काम आपका हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स फिक्स प्लेस टू ईच एंड एवरीथिंग। आगे है इक्विटी, द स्टेट काइंडनेस एंड जस्टिस टू द वर्कर इन द बिहेवियर, दिस शुड बी नो, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ कास्ट, रेस एक्सेट्रा। इक्विटी का मतलब होता है कि जो
ऑर्गेनाइजेशन में कास्ट, रेस, ये सब के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो नहीं होता चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब होता है पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड and appointment after due and rigorous process। आगे है इनिशिएटिव, टेकिंग फर्स्ट स्टेप फॉर सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब होता है फर्स्ट स्टेप फॉर सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है स्प्रिट डी क्रॉप, मतलब मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। स्प्रिट डी क्रॉप सिंपली मीन्स टीम वर्क। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। अगर आपको कहीं पे क्वेरीज है, कहीं पे डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक द वीडियो प्लस। थैंक यू।